नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में भी लगातार ब्लैक फंगस के केस बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड के कई अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। मरीजों को सबसे बड़ी समस्या ब्लैक फंगस की दवा को लेकर है। इसका इंजेक्शन सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन मरीज के तीमारदार सीएमओ ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा। कई मरीज के तीमारदार 3 से 4 दिन से लगातार सीएमओ ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों से कई बार बात की, लेकिन उन्हें इंजेक्शन नहीं मिला। इन लोगों के पास डॉक्टर की तरफ से लिखा हुआ पर्चा भी है। साथ ही परिजनों का यह भी कहना है कि उनके मरीजों को 40 से 50 इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में लगातार सीएमओ ऑफिस चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ इंजेक्शन ही उपलब्ध हो पाए हैं। जहां एक ओर ब्लैक फंगस महामारी को लेकर लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर सियासी गलियारों में ब्लैक फंगस को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस पूरे मामले पर सरकार पर हमला बोला है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा, सरकार के इंतजाम नाकाफी हैं। पहले रेमडेसिविर और अब ब्लैक फंगस के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि सिस्टम जो बड़े बड़े दावे कर रहा था कि महामारी को लेकर हमारी तैयारी पूरी है, सिस्टम की तरफ से तैयारी है, तो इंजेक्शन की किल्लत क्यों हो रही है? क्यों मरीजों को इंजेक्शन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है? और क्यों इस महामारी के दौर में भी सियासत हो रही है? क्या आरोप प्रत्यारोप से महामारी खत्म हो जाएगी? शायद नहीं। तो इंजेक्शन की किल्लत को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए हैं। कोरोना के बाद उत्तराखंड में ब्लैक फंगस अपने पैर पसार चुका है। लगातार ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीएमओ ऑफिस के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि मरीजों के जो तीमारदार हैं उनका तांता लगा हुआ है। इंजेक्शंस लेने जो है वो लोग यहाँ पहुंचे हैं और लगातार जो है वो यही मांग कर रहे हैं कि उनके परिजनों को जो है वो इंजेक्शंस मिल पाए। एम्फोटेरिसिन बी ये इंजेक्शन है और आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ अगर मैं दिखा दूं तो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर हाथों में पर्चा लिए जो है वो लगातार जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और इंजेक्शंस की मांग कर रहे हैं। इंजेक्शंस जरूरी है क्योंकि ब्लैक फंगस लगातार उत्तराखंड में जो है वो ब्लैक फंगस के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लगातार जो है वो इंजेक्शंस लगाने जरूरी है। डिमांड जो है वो अब ज्यादा जो है वो इंजेक्शंस की होती जा रही है। आप ठीक यहाँ पर देख सकते हैं कि हाथों में पर्चा लिए जो है वो लोग लगातार जो है वो इंजेक्शंस की मांग कर रहे हैं। सीएमओ ऑफिस से भाई साहब, आपका नाम क्या है और किस लिए आप यहाँ पे हैं? सर, हम ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारी डिमांड है इसकी इंजेक्शन की कम से कम 45 पीस चाहिए हमारे को। 45 पीस आपको चाहिए? और लेकिन हमें अगर 5 पीस अगर डेली भी मिल जाए तो हमें कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि 5 की रिक्वायरमेंट है हमारे भैया को डेली की। लेकिन यहाँ कल से खड़े हुए हैं तो कल से कोई मिल नहीं रहा सर इंजेक्शन। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे कि क्या कुछ स्थिति है। जो दावे जो किए जा रहे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई जो है वो नजर आ रही है। भाई साहब, आपका नाम क्या है और कितने इंजेक्शन अभी तक आपको मिले हैं? पहला इंजेक्शन की डिमांड है सर मेरी, और अभी मैं नाम राहुल है और इसी की इंजेक्शन की वेटिंग में खड़ा हूँ। कब से खड़े हैं? लगभग आधा पौन घंटा हो गया। तो और भी यहाँ पर लोग हैं। ये जो आपका सर नाम क्या है और कब से आप आए हैं? इंजेक्शन आपको मुहैया हो पाया है, नहीं हो पाया? इंजेक्शन लेना आज पहली बार आए हैं। परसों से डॉक्टर साहब ने लिख कर दे रखा है हमें। ये ऋषिकेश एम्स में हमारे पेशेंट भर्ती हैं, तो हमने यहाँ पता करा तो ये बताया गया कि इंजेक्शन तो नहीं है, लेकिन बातचीत आपकी करवा देंगे डॉक्टर साहब से, बोले सीएमओ साहब से। तो आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि परसों से आए हैं आप, 2 दिन आप आए, यहाँ पर अधिकारियों से बात हुई होगी, क्या कुछ उनकी तरफ से आश्वासन मिला? क्योंकि सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है कि ब्लैक फंगस को लेकर जो है वो इंजेक्शन पुख्ता है और लगातार जो है वो इंजेक्शन मरीजों को मिल जाएगा। यहाँ तो हमें कुछ कोई संतोषजनक कोई हमसे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, जो हमें कुछ ये तसल्ली मिले कि हाँ कुछ हो जाएगा, इंजेक्शन हमें मिल जाएगा। कोई यही नहीं बताते कि कब तक आएगा, मिलेगा भी कि नहीं भी मिलेगा। हम
तो मरीजों का काफिला अब सीएमओ ऑफिस रुक करने लगा है और मांग है तो इतनी कि इंजेक्शन इनको मुहैया कराया जाए। जिस तरीके से सरकार द्वारा लगातार ये दम भरे जा रहे हैं कि इंजेक्शन की पर्याप्त मात्रा है और किसी भी मरीज की जो जान है वो इंजेक्शन की कमी की वजह से नहीं जाएगी, लेकिन धरातल पर स्थितियां जो है वो बयां कर रही हैं। लगातार जो लोग हैं वो सीएमओ ऑफिस का रुख कर रहे हैं और अपने मरीज को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। इंजेक्शन, हालांकि लोगों का ये कहना है कि इंजेक्शन मिल जरूर रहे हैं, लेकिन जो इंजेक्शन मिल रहे हैं वो नाकाफी है मरीजों की जान को बचाने के लिए। अपने सहयोगी शाहबाज के साथ मैं सागर शर्मा, टीवी 100 न्यूज़, देहरादून। देखिए, इंजेक्शन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही है, जिस हिसाब से जो है हमारे पास उपलब्धता है। अभी डीजी ऑफिस से हमें 30 डोजेज मिली थी, जो हमने जो है उसको वितरित कर दिया है। लेकिन जिस हिसाब से अभी पेशेंट्स के अटेंडेंट यहाँ आ रहे हैं, उस हिसाब से हमें प्रचुर मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी। इस समय मेरा जो एस्टिमेटेड है कि कम से कम हमें 5000 ऑयल की अभी नितांत आवश्यक है। तो जैसे ही इंजेक्टेबल हम तक पहुंच जाएंगे मेरे सीएमओ लेवल पे, तो हम उसको तुरंत वितरित कर देंगे। से फ़ोन आ रहे हैं, ब्लैक फंगस का इंजेक्शन पहले तो प्रोसेस ही इतना लंबा कर रखा है। प्रेस्क्राइब करवा के लाएगा, दून अस्पताल धक्के खाएगा, दून अस्पताल में उसको फिर साइन कराएगा, उसके बाद फिर सीएमओ के दफ्तर आएगा, फिर यहाँ धक्के खाएगा, यहाँ इंजेक्शन मिलेगा नहीं। जिस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए था उस समय रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था। आज रेमडेसिविर की डिमांड कम हुई है, वो बाजार में मिल रहा है। और आज ब्लैक फंगस का और व्हाइट फंगस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा। एम्स से, जॉली ग्रांट से मेरे पास सुबह से दर्जनों फोन आ गए। इसीलिए मैं आया हूँ सीएमओ साहब से बात करने के लिए। मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ है तैयारी भैया? आप कह रहे हैं हमारी तैयारी है, दूसरी वेव में भी आपने कहा हमारी तैयारी है, इसमें भी आप कह रहे हैं कि हमारी तैयारी है। तैयारी ये दिख रही है कि इंजेक्शन के लिए लोग धक्के खा रहे हैं, लोगों के मरीज तड़प रहे हैं अस्पताल में, लोगों की जान जा रही है। और सरकार की तैयारी ये है कि सीएमओ के दफ्तर में इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, तो कहाँ लोग जाएंगे? ये इलाहाबाद हाईकोर्ट और नैनीताल हाईकोर्ट जो लताड़ लगा रहा है इन सरकारों को, उससे तो इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है और वो सामने दिख रहा है। देखिए, उत्तराखंड में संक्रमितों की संख्या लगातार घट रही है और ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। करीब 2.5 लाख के करीब लोग यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। और साथ में क्योंकि अभी एक नई बीमारी जो आई है ब्लैक फंगस के नाम से, जो बच्चों पे प्रायः बहुत असर दिखा रही है, इसके लिए भी, इसकी रोकथाम के लिए भी सरकार ने बहुत कड़े कदम उठाए हैं। हमने आईसीयू बेड बढ़ा दिए, हमने कोविड सेंटर बढ़ा दिए, हमने साथ ही में हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है वो दिन रात लगी हुई है। और हम इसमें भी हम बिल्कुल काबू इस महामारी ने जो, क्योंकि हमने इसको महामारी घोषित कर दिया है और इसको काबू करने के लिए हमारे डॉक्टर्स की टीम रात दिन लगी हुई है और हम इसको जन जागरूकता अभियान छेड़े हुए हैं। हमारी टीमें जो है वो लगातार काम कर रही हैं, जनता से संपर्क बनाए हुए हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी भय का वातावरण न हो इस बीमारी को लेकर, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। तो इससे कोई घबराने की इतनी बात नहीं है। हम इसमें बिल्कुल जरूर इसमें भी कामयाब। तो इंजेक्शन की किल्लत को लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है और इसी पर चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सूर्यकांत धस्मानंद जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले सूर्यकांत जी आपके पास आना चाहूंगी मैं, क्योंकि आपने इंजेक्शन को लेकर किस तरीके से आप खुद सीएमओ ऑफिस गए और वहां पर कितनी देर इंतजार करना पड़ा, मैं चाहूंगी सबसे पहले आप ये दर्शकों को बताएं किस तरीके से इंजेक्शन की कमी की बात जैसे मरीज कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद गए थे सीएमओ ऑफिस, तो वहां पर किस तरीके की परेशानियां दिखाई दे रही है मरीजों के लिए? देखिए, इसको मैं किसी भी एंगल से राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बता रहा, मैं तो आपको एक मानवीय दृष्टिकोण से बात बता रहा हूँ कि मुझको लगातार 3 दिनों से 4 दिनों से फोन कॉल आ रहे थे। एम्स में मरीज भर्ती है, जॉली ग्रांट में मरीज भर्ती है। अभी एक मरीज चंद्रेश्वर गुलाटी, उनके भाई हैं, उनका भी फोन आया, वो वहाँ मैक्स में भर्ती है। वो रो करके लोगों का बुरा हाल था कि हमारा मरीज मर जाएगा, हमारे मरीज की आंख निकालनी पड़ जाएगी, हमारे मरीज के साइनस का ऑपरेशन हो गया है, फिर दूसरा लेफ्ट साइनस, राइट साइनस। फिर एक मरीज ने मुझे बोला कि आंख निकाल दी है मेरे मामा की, अब वो दूसरी आंख में निकालने की तैयारी में है।
लेकिन मैं 3 दिन से भटक रहा हूँ, मुझे इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। अब मैंने जो पूरा 4 दिन 5 दिन पहले हमने जो सरकार का प्रभारी सचिव जो स्वास्थ्य के हैं उनका जो मैंने एसओपी देखा, उस एसओपी में बाकायदा ये पत्र जारी करके कहा गया कि जो प्रिस्क्रिप्शन देगा डॉक्टर, जो इलाज कर रहा है वो प्रिस्क्राइब करेगा, उसके बाद वो फॉर्म लेकर के दून अस्पताल में वॉर रूम में आएगा, वहाँ नारायण जोत सिंह नाम के मेडिसिन के एमडी डॉक्टर हैं, वो उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद वो मरीज का जो तीमारदार है वो सीएमओ दफ्तर जाएगा। चलिए वो अपनी सरकार ने इसको उतने उसमें रखा कि जिससे किसी तरह का कोई लूप होल ना रह जाए, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद अगर 3 दिन तीमारदार धक्के खा रहा है, और एक लड़का तो मुझे ऐसा मिला है जो 3 दिन से अस्पताल के बाहर गाड़ी में सो रहा है कि मेरे भाई को इंजेक्शन चाहिए, वो बेचारा इंतजार कर रहा है। उसके बाद जब बिलखती हुई एक महिला ने मुझे फोन किया तो मेरे से रहा नहीं गया और मैं सीएमओ दफ्तर पहुंचा, और सीएमओ दफ्तर पहुंच करके मैंने जब वहां पर सीएमओ साहब से बात करने की कोशिश करी, सीएमओ थे नहीं, फोन भी उनका कम उठता है। उसके बाद डिप्टी सीएमओ जो नोडल अधिकारी हैं उनके पास गया, नोडल अधिकारी ने मुझको बताया कि साहब हमारे पे इंजेक्शन 3 दिन से है नहीं, हमारे पास तो 50 बैग आए थे तो हमने तार दिए, इसके बाद हमारे पे कोई इंजेक्शन ही नहीं है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसके हिसाब से हमारे पास इंजेक्शन नहीं है। मैं कहाँ से दूं? जब आप मुझसे मांग रहे हैं तो मैं तो नहीं दे सकता, आप सरकार से बात करिए, सरकार ने एसओपी जारी करी है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये मेरा काम नहीं है, मुझको तो ये काम जबरदस्ती दे दिया गया, जो मेरा काम है वो नहीं कर पा रहा हूँ। प्रेस के सामने ये बात कही, तब मुझे गुस्सा आया और मैं वहां पर धरने पे बैठा और मैंने कहा जब तक मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा मैं उठूंगा नहीं। उसके 1 घंटे बाद जब मैंने धरना हो गया, 1 घंटे का धरना हो गया, उसके बाद डीजी हेल्थ का फोन आता है, वो मुझे कहती है दसवाना जी हमारे पे इंजेक्शन है नहीं, हम कहाँ पे थे। मेरे दफ्तर में भी भीड़ लगी है, सीएमओ दफ्तर में भी भीड़ लगी है। मैंने कहा ये तो सरकार से पूछो, जिस सरकार ने इसको महामारी घोषित कर दिया और लगातार घोषणा हो रही है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी है इस महामारी से लड़ने की, आप उनसे पूछो। तो उन्होंने कहा कि हमने 300 इंजेक्शन का पैसा जमा कर दिया है, किसी समय भी आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है, आप धरने से उठ जाए। मैंने कहा आपने मुझे स्पष्ट बात बता दी, मैं धरने से उठ रहा हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने आज सुबह सुबह सबसे पहला काम किया, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और मैंने उससे आग्रह किया कि जब सरकार के पास तैयारी नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, दवा नहीं है, तो आप इसको महामारी घोषित करने के बाद आप एसओपी जारी करने का ढोंग और प्रपंच क्यों कर रहे हैं। आज मैंने पत्र लिखा है, अभी अभी मुझे समाचार मिला है, अब मैं खुशखबरी कैसे कहूँ, ये ऐसी पीड़ा, ऐसी दुख, ऐसी तकलीफ है जिसमें हम खुशखबरी नहीं कह सकते। लेकिन अभी अभी मैंने कंफर्म किया है, तो डिप्टी सीएमओ कैलाश गुंजाल उन्होंने मुझे कहा कि दसवाना जी आपने कल प्रेशर बनाया, अब हमारे पास शायद थोड़ी देर में ये इंजेक्शन आ जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, सरकार इसको महामारी कह रही है, सरकार कह रही है हमारी तैयारी है, सरकार कह रही है कि हम पूरी तरह से अलर्ट है, और उसके बाद अगर 3 दिन तक मरीज, और आपको मालूम है कि फंगस का जो फैलने का जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा है कि जैसे मैंने आपको बताया, एक मरीज ने मुझे स्पष्ट बताया कि भाई साहब मेरे मामा का लेफ्ट साइनस का ऑपरेशन हुआ, फिर राइट साइनस का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद उनकी एक आंख निकाल दी गई और अब दूसरी आंख निकाली जा रही है। इस तरह की स्थितियां अगर पैदा होंगी तो मैं समझता हूँ सरकार के, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता, हम विपक्ष में न तो हम किसी को आईसीयू दे सकते हैं, न हम किसी को बेड दे सकते हैं, हम केवल जो कर रहे हैं, हम तो सरकार दसवाना जी जो व्यवस्थाओं को कर सकते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र भसीन जी आपकी सरकार है, तो मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें कि जब इसे महामारी घोषित कर दी गई और इसके बाद एक मरीज के तीमारदार को अगर इतने लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद भी इंजेक्शन नहीं मिलेगा तो फिर वो तीमारदार कहाँ जाएगा, मरीज का इलाज कैसे होगा, क्या तैयारी, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की तरफ से? देखिए, मेरे उत्तर के 3 हिस्से होंगे, कृपया तीनों को ध्यान से सुनिएगा जी। और जैसे कि मैंने अपने कांग्रेस के मित्र के वक्तव्य के बीच में कोई बाधा नहीं डाली, तो मेरे सबसे पूरा सुना जाएगा आपके द्वारा, मेरा आसार सूचना है। बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि इस महामारी के दौर में जो कोविड के साथ ये ब्लैक फंगस आ गया और ये बीमारी केवल हिंदुस्तान ही नहीं
बल्कि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में और दुनिया में भी आई है और अचानक आई है। और निश्चित तौर पर ये अपने आप में गंभीर बात है। पहली बात, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी और देश के विभिन्न राज्यों में इसको महामारी घोषित किया। महामारी घोषित करते ही इसके साथ कई पहलू इलाज के जुड़ जाते हैं। दूसरी बात, SOP जारी की गई है। मैं भी सुन रहा था, आपके बाइक भी सुन रहा था, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, SOP में साफ लिखा गया है कि ये जो इंजेक्शन है वो कोविड सेंटरों को दिया जाएगा, मेडिकल कॉलेजेस को दिया जाएगा, संस्थानों को दिया जाएगा। और CMO का एक स्पष्ट बयान है कि जब संस्थान अपनी डिमांड रेज करेंगे हम उसके हिसाब से उनको इंजेक्शन देंगे। ये एक SOP का हिस्सा है। जो व्यक्तिगत तौर पर लोग जा रहे हैं या जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं इस पर राजनीतिक तौर पर भी अपना बिंदु रखने वाला हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात सही है कि इंजेक्शन की कमी है, इसको छुपाने की बात इसलिए नहीं है कि ऑन रिकॉर्ड है कि 50 इंजेक्शन उत्तराखंड को मिले थे, उनका पूरा प्रयोग हो गया। करीब 67-68 लोग उत्तराखंड में चिन्हित किए गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, करीब 7 लोगों की मृत्यु भी हुई है। और इस मामले में इलाज के दौरान इंजेक्शन भी लगता है, सर्जरी भी होती है और कई बार गंभीर स्थिति में जान बचाने के लिए आंख तक के बारे में बहुत गंभीर और दुखदायी निर्णय भी लेना पड़ता है। तो मेरा कहना ये है कि राज्य की सरकार और इंजेक्शन प्राप्त करने के लिए पूरे प्रयास करिए। एक बात, राज्य के अंदर 2 फैक्ट्रियां जो अभी तक काम नहीं कर रही थी, इस महामारी के सामने आते ही सरकार ने तत्काल उनको शुरू करने की प्रक्रिया कर दी है और अगले 2 दिन के अंदर वो शुरू हो जाएंगी। दूसरी ओर केंद्र सरकार के द्वारा वर्तमान में जो 5 हमारी फैक्ट्रियां देश के अंदर ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन चाहिए बनाती थी, उनकी संख्या बढ़ाकर 10 कर दी है। परसों ही केंद्र सरकार के द्वारा 5 नई कंपनियों को भी लाइसेंस दे दिए गए हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि इस चीज को इस रूप में हमको लेना पड़ेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। हम लोगों को भेज रहे हैं CMO ऑफिस में, धरना दे रहे हैं वगैरह वगैरह, काम में रुकावटें पैदा होती हैं। तो ये अपने आप में इस महामारी के दौर में नहीं करना चाहिए, राजनीति का समय नहीं है। एक मरीज के तीमारदार के पास ऑप्शन क्या बचता है भसीन जी? देखिए सुनिए, तीमारदार को तो अपने संस्थान के माध्यम से आना है। तीमारदार को जहाँ पर इलाज करा रहा है उसका मरीज, उसको मिलेगा इंजेक्शन। तीमारदार को मिलने वाली स्थिति जो, लेकिन जब डॉक्टर पर्चा लिख के ये दे दे कि आप जाइए, हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, आप जाइए CMO ऑफिस, वहाँ से लेकर आइए, वो तमाम प्रोसेस को फॉलो करता हुआ CMO ऑफिस पहुँचता है, 3-4 दिन चक्कर लगाने के बाद भी नहीं मिलता है तो क्या करेगा? नहीं देखिए रीना जी, जो आप बात कह रही हैं ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि SOP में कुछ कहा गया है और कुछ अगर चिकित्सालय ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये मसला जो है मैं उचित स्तर पर लूंगा। क्योंकि SOP कहती है कि केवल संस्थानों को देंगे, कोविड सेंटर्स को देंगे, मेडिकल कॉलेज को देंगे, और इंडिविजुअल को क्यों दिया जा रहा है, ये एक प्रश्न है जो कि अपने आप में खड़ा हो रहा है। और फिर वहाँ धरना दिया जाता है। तो मेरा जो हमारे कांग्रेस के मित्र ने बात की थी विपक्ष के नाते, तो विपक्ष के नाते नहीं काम कर रहे, वो वास्तव में जो कांग्रेस की टूल किट है जो पूरे देश के अंदर मोदी जी को बदनाम करने की जो उसका दस्तावेज मैं दिखा रहा हूँ आपको, मेरे हाथ में है, वो उस योजना के हिस्सा के तहत काम कर रहे हैं। और इसमें लिखा गया है कि कोरोना के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करने वाले लोग अधिक हैं और उनकी छवि को खत्म करने का इच्छा अवसर है। और पूरे देश के अंदर उनके जो नेता हैं उनके द्वारा निर्देशित किया गया है और प्रदेशों में भी ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा करो। तो ये जो धरना प्रदर्शन और प्रकार की बयानबाजी जो होती है, ये निश्चित तौर पर एक कांग्रेस का जो षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है उसका हिस्सा नहीं। कि मेरा निवेदन ये है, इसका लाभ मिलने वाला नहीं, इसका लाभ मिलने वाला कतई नहीं है। देश की जनता जानती है कोविड के महामारी के दौर में हम मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं मिलकर काम करेंगे तो सरकार तो अपना काम करेगी ही करेगी। देखिए पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कही कि सरकार की मदद करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की शायद मंशा नहीं है कि कांग्रेस उनकी मदद करे। मंशा है, हम तो उनका सहयोग मतलब पहले जब उन्होंने 52 जी आयुध अस्माना जी आपके पास में जी ने अपने ब्लड बैंक के लिए जो है दान किया, ब्लड बैंक का, तो मैंने स्वागत किया, अच्छा कदम था और बहुत अच्छी बात है। अगर आम आदमी पार्टी के द्वारा कोई एम्बुलेंस चलाई जाती है तो हम स्वागत करते हैं उसका, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो गलत बयानी की जाती है, जो प्रक्रिया उसको तोड़ा जाता है और फिर उसका एक मीडिया इवेंट बनाने का जो निर्देश है SOP के अंदर उसको किया जाता है, तो मेरा मीडिया मैनेजमेंट करने का जो उनकी टूल किट है उसमें कहा जाता है, तो अपने आप में उचित नहीं है। तो
बेहतर यह है कि हम इस संवेदनशील मामले पर बहुत संजीदगी से काम करें और हम इस लड़ाई को मिलकर के लड़ेंगे तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन सरकार की जो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, आज की तारीख में उत्तराखंड के अंदर ना बेड की कमी है, ना ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की कमी है, ना आईसीयू की कमी है, ना दवा की कमी है। सब इश्यूज जो है रिजॉल्व कर लिए गए हैं। फंगस का भी हम कर लेंगे, लेकिन कभी कभी तात्कालिक तौर पर दिक्कतें होती हैं जिसका समाधान हम लोग कर रहे हैं। और मेरा फिर निवेदन है कांग्रेस के मित्र धस्माना जी तो बड़े वरिष्ठ नेता हैं और इनका पिछले मेरे जो आपसे डिबेट में हुए थे बड़ी अच्छी बात भी हुई, आगे भी हम सहयोग से चलते रहें, ऐसा मेरा निवेदन है। धस्माना जी जवाब दे रहे थे आप। देखिए पूजा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, हमने हमेशा सरकार को ये कहा है कि पूरी महामारी में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ उनके साथ, और कोई दो राय नहीं है। आज भी मैं इस कमिटमेंट को दोहरा रहा हूँ। प्रीतम सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी को, पहले वाले मुख्यमंत्री जी को भी और इनको भी स्पष्ट रूप से ये कहा कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं और ये कमिटमेंट हमारा आखिरी तक रहेगा। लेकिन आप ये पूछिए ना कि रेमडेसिविर क्या प्रीतम सिंह या सूर्यकांत धस्माना दे सकते हैं? वो तो सरकारी को देना। आज ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस की दवा और इंजेक्शन जो है वो तो सरकार की एसओपी से ही दी जा रही है। बिल्कुल। और आज जो स्थितियां 5,000 से ज्यादा जो जाने उत्तराखंड में चली गई है, जो लोगों को ऑक्सीजन के लिए तड़प के लोग मर गए, जिनको आईसीयू नहीं मिला तड़प के लोग मर गए, उनकी जिम्मेदारी क्या मेरी है, क्या प्रीतम सिंह जी की है, क्या कांग्रेस के लोगों की है, या किसी विपक्षी पार्टी की है? अगर ये जो सरकार ने 57 विधायक देकर के आपको किसने चुन करके सरकार में भेजा था, आपने तैयारियां नहीं करी, उसका दोष आप हमें कैसे दे सकते हो? बिल्कुल। आपके प्रधानमंत्री जाकर के पूरे देश के अंदर भाषण दे रहे थे 5 राज्यों को जीतने के लिए, उसमें आप हमको दोष कैसे दे सकते हो? लेकिन अब बीजेपी के तमाम जितने प्रवक्ता हैं, जितने नेता हैं, उनको मोदी जी ने टूल किट पकड़ा दिया। जिस टूल किट के बारे में कांग्रेस ने एफआईआर इनके नेताओं के खिलाफ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ, इनके मिनिस्टर के खिलाफ और इनके कुपात्रा नाम के जो एक प्रवक्ता हैं उनके खिलाफ कराई है, और जिसको ट्विटर ने वेरीफाई कर दिया है, अभी ट्विटर को धमका रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों कर दिया? बताइए, सरकार धमका रही है। पार्टी के अगर प्रवक्ता का गलत बयानी और फर्जी काम उसको ट्विटर ने अगर आइडेंटिफाई करके उसको टैग कर दिया है, तो अब ट्विटर को धमकाया जा रहा है, यानी कि कोई जुबान न खोले। अब इनको टूल किट इसलिए पकड़ा दिया कि कहीं कोई ऑक्सीजन की बात करे, कहीं कोई लोगों के मरने की बात करे, कहीं कोई आईसीयू की बात करे, कहीं कोई बस इंतजामी की बात करे, कहीं कोई ये बोले कि मोदी जी बिना मास्क लगाए भाषण क्यों दे रहे थे, कोई ये पूछे कि आपके बड़े नेता रोड शो क्यों कर रहे थे, तो आप सीधा टूल किट पे आ जाइए। आप मुद्दे से भटका दीजिए लोगों को। यानी कि सीधे तौर पर धस्माना जी ये कहा जाए कि आरोप नहीं लगाने देना चाह रही है सरकार। अरे भाई, आरोप का मतलब नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैं वहाँ धरना देने नहीं गया था। मैं एक लड़की के रोने के बाद वो जब बिलखती हुई फोन कर रही थी, एक व्यक्ति मुझे फोन कर रहा था कि उसके मामा की एक आंख निकाल दी गई है, लेफ्ट साइनस राइट साइनस उसका ऑपरेट हो चुका है, उसकी दाहिनी आंख निकालने की अब तैयारी चल रही है। 3 दिन से मैं भटक रहा हूँ, मुझे इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। और जब मैं सीएमओ के दफ्तर में जाता हूँ और सीएमओ मुझे कहते हैं और नोडल अधिकारी कहते हैं कि आप सरकार से बात करिए, आप मुख्यमंत्री से बात करिए, एसओपी उन्होंने जारी करी है, हमने नहीं जारी करी है, हम इंजेक्शन कहाँ से दें जब इंजेक्शन मेरे पास नहीं है? तो आप ये बताइए कि मैं क्या करूंगा? मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं एक समाज में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। जब कोई मेरे सामने रोएगा, बिलखेगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं टूल किट पकड़ करके नाचूंगा? मैं बीजेपी जिंदाबाद के और मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा। और अगर आप लोगों की जो परेशानियां हैं, जो लोग तड़पते हुए लोग हैं, जो मरते हुए लोग हैं, उनकी आवाज को उठाने को राजनीति कहोगे तो ऐसी राजनीति में मरते दम तक करूंगा, हमेशा करूंगा अगर उसको आप राजनीति कहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। प्रदेश के अंदर 3 लाख से ऊपर आज संक्रमित हो गए। प्रदेश के अंदर अगर 25 दिन का आप आंकड़ा उठा के देखेंगे, बैसाखी से लेकर के अब तक का मरने वालों की संख्या दुगनी हो गई है। कैसे हो गई? कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? अगर हम जिम्मेदारी की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि टूल किट वाले हैं, आप कहेंगे कि ये 70 साल वाले हैं, आप कहेंगे कि ये सोनिया गांधी के भक्त हैं। इस तरह की बातें करना छोड़िए, लोगों का इंतजाम करिए, लोगों के लिए
जो दवा चाहिए, जो इंजेक्शन चाहिए, उसका इंतजाम करिए। नौटंकी मत करिए कि महामारी घोषित कर दिया। अरे महामारी घोषित कर दिया तो उस महामारी की दवा, उसका इंजेक्शन इंतजाम कौन करेगा? जितन सिंह नहीं करेंगे, सूर्यकांत धस्माना नहीं करेंगे, वो इंतजाम तीरथ सिंह जी को ही और मोदी जी को ही करना पड़ेगा। बीजेपी के लोगों को चुन के भेजा है। कौन है आपके 5 सांसद? गायब हो रखे हैं, कई नजर नहीं आते। कहाँ है आपके विधायक? कई नजर नहीं आते, कई काम नहीं करते। और जो काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आप कहोगे कि राजनीति करते हैं, तो हम भैया ऐसी राजनीति करते रहेंगे, जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। तड़पते हुए लोग, मरते हुए लोग जो आज परेशान हैं, जो दर दर भटक रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए मर गए लोग। बताइए, रुड़की में अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था, आप लोग मौतों का आंकड़ा छुपा रहे हो। 65 लोग हरिद्वार के अस्पताल में मर गए, उनकी आपने कहीं गिनती नहीं करी। 27 लोग रायपुर के कोविड सेंटर में मर गए, उनकी कहीं गिनती नहीं है। और अगर हम इस बात को कहेंगे तो हम राजनीति कर रहे हैं। कमाल का आरोप है, टूल किट वाले हो गए हम। धस्माना जी, एक और बात मैं आपसे समझना चाहूंगी जी, टूल किट लेकर के आ जाओ। बिल्कुल धस्माना जी, एक आखिरी कमेंट में आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर जीवन रक्षक दवाएं क्यों गायब हो जाती हैं बाजारों से जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? ना सिर्फ रेमडेसिविर की बात कर ली जाए, ब्लैक फंगस के लिए आप जिस तरीके से जीवन रक्षक की दवा की जरूरत है, आखिर इसके पीछे आपको क्या वजह लग रही है? पूजा, इसके पीछे सीधी वजह है सरकारी संरक्षण में, सत्ताधारी दल के संरक्षण में आपदा को अवसर में बदलो। आपको मालूम होगा, आपके यहाँ चोरी भी हुई थी, आपके यहाँ पूरा एपिसोड हुआ था। आज आपदा के दौरान पहला जो वेव थी उसमें देहरादून का नगर निगम जो बीजेपी का है, उन्होंने सैनिटाइजर 10 गुना दाम में खरीदा, 10 गुना दाम में। और उसके बाद सफाई आती है कि साहब किल्लत थी और शॉर्टेज थी, इसलिए हमने महंगा खरीदा। आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी के विधायक साहब खजानदार जी, राजपुर के विधायक, वो मुख्यमंत्री को शिकायत करते हैं कि 6 रुपए का मास्क 18 रुपए में खरीदा गया। अब इसको अगर हम बोलेंगे तो आप कहोगे राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, आपके लोग आरोप लगा रहे हैं। हरक सिंह रावत जी ने कहा ऑन कैमरा, जब परिस्थितियां बिगड़ेंगी, बिल्कुल के बीच में पूजा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी, कोविड 1 और कोविड 2 के बीच में जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां नहीं की गई। बिल्कुल गणेश जोशी ने रायपुर में स्टेडियम में जाके कहा कि आईसीयू का हल्ला मच रहा है, आईसीयू कुछ नहीं है यहाँ पर। आज आपदा में अक्सर ढूंढ करके काला बाजारियों को पूरा मौका दिया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन, मुझे मालूम है कि 20 दिन तक मैं लगातार किस प्रकार से सुबह से लेकर रात तक उस इंजेक्शन की तलाश में लोगों के लिए करता रहा हूँ, फोन करता रहा हूँ। वो रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, लेकिन आज रेमडेसिविर की जब जरूरत कम है तो आप चले जाइए घंटाघर में किसी भी केमिस्ट से आपको रेमडेसिविर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया धस्माना जी टीवी 100 को अपना समय देने के लिए। लेकिन सवाल लगातार बरकरार है कि आखिर क्यों जिन दवाइयों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो बाजारों से गायब हो जाती हैं? क्या वाकई में इनकी कालाबाजारी हो रही है, इनको स्टोर किया जा रहा है, या इसके पीछे वजह कुछ और है? इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।